नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी कांग्रेस के नेता रहे राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए। बता दें कि पूर्वांचल में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे ललितेश पति त्रिपाठी ने पिछले महीने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार के यूपी चुनाव में टीएमसी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकते हैं। 2019 के बाद अगर बात करें तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और कोई बड़ा चेहरा पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनमें जतिन प्रसाद, ललितेश पति त्रिपाठी, राजा रामपाल, गयादीन, पंकज मलिक, हरेंद्र मलिक बेहद अहम नेता हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम ने सिद्धार्थनगर में एक आर्ट गैलरी का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए सीएम योगी की तारीफ की। करीब 1.5 घंटे के वाराणसी दौरे में पीएम मोदी वाराणसी की 5,190 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित कर चुके हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती थी, आम लोगों का परिवार पिसता चला गया। पीएम मोदी ने कहा कि संवेदनशील सरकार गरीबों का दर्द समझती है। योगी जी ने हजारों बच्चों का जीवन बचाया है। पिछली सरकारों ने पूर्वांचल में कोई काम नहीं किया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा कर लिया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशीवासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रहीं, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास की बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ने वालों के प्रति श्रद्धांजलि दी। सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री द्वारा 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि ये लोकार्पण सही मायने में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में आजादी के बाद जिन लोगों ने असमय दम तोड़ा था उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। साथ ही लोगों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। सीएम ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार आज यहां खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, बल्कि एक स्वस्थ और समर्थ भारत के रूप में देश को रखने का जो काम इस समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है वो अभूतपूर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के आखिरी दिन खीर भवानी मंदिर पहुंचे, जहां अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। मां दुर्गा का यह मंदिर गांदरबल में है, जिसमें सर्दियों के समय भी श्रद्धालु आते हैं। शाह ने यहां मां की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। शाह श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे और कई परियोजनाओं की नींव रखी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इससे पहले रविवार को जम्मू का दौरा किया था। इस दौरान वो मकवाल बॉर्डर पहुंचे और लोगों से बातचीत की थी। वो सैनिकों से भी मिले और जम्मू में रैली को संबोधित भी किया। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि अब यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद यह पहला मौका है जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे। एक तरफ जहां यात्रा से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहीं दूसरी तरफ शाह ने मकवाल के एक स्थानीय निवासी के साथ अपना खुद का फोन नंबर साझा किया है। अपना नंबर देते हुए उन्होंने निवासी से कहा कि वो जब चाहें उनसे संपर्क कर सकते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री रविवार को जम्मू में मकवाल बॉर्डर पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों से मिलकर उनसे बातचीत की और उनके कामों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी चिंता के देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनके परिवारों की देखभाल करेगी। इसके बाद उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति को अपना नंबर भी दिया। देश के गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के आखिरी दिन श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड को हटवा दिया और कहा कि आप लोगों से खुलकर बात करना चाहता हूं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने बहुत सहा है, मैं कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करना चाहता हूं, इस कारण बिना बुलेट प्रूफ के आपके बीच आया हूं। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत होगी। घाटी का विकास और लद्दाख का विकास, इस मकसद से यह कदम उठाया गया है और जो 2024 से पहले कश्मीर को जो कुछ भी चाहिए वो आपकी नजर के सामने होगा। घाटी के लोगों से गृहमंत्री ने कहा कि दिल से खौफ निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं डाल सकता। इसके लिए आप भारत सरकार पर और हम पर भरोसा कर सकते हैं। कश्मीर की विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वालों की नीयत साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 100% टीकाकरण किया गया। आप में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। अखिलेश ने महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि आय दोगुनी का दावा करने वाले लोगों ने आज महंगाई दोगुनी कर दी है। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लगातार चीजों को बेच रही है। बीजेपी ने एयरपोर्ट, हवाई जहाज, पोर्ट, रेलवे स्टेशन की सारी जमीनें बेच दी हैं। साथ ही कहा कि लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन किए गए थे। डिफेंस और इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज यूपी का नौजवान जानना चाहता है कि इन कार्यक्रमों के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिला। अखिलेश ने पूछा कि नौकरी, रोजगार और महंगाई कम करने के जो सपने दिखाए थे वो कहां हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने पेट्रोल डीजल को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। आज हर चीज के दाम बढ़े हैं। सरसों का तेल आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ये सरकार लगातार लोगों के साथ अन्याय और उत्पीड़न कर रही है। अखिलेश ने दावा किया कि यूपी की जनता सावधान है। प्रदेश की जनता हमें 400 से ज्यादा सीटें जिताकर अगली सरकार बना सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें एक मुकदमे में जमानत मिल गई। वहीं दूसरे मुकदमे में केस वापसी के लिए डिस्चार्ज अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इन दोनों मामलों में अब 3 नवंबर की तारीख तय हुई है। यहां से केजरीवाल गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में तत्कालीन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास के समर्थन में अरविंद केजरीवाल चुनाव करने पहुंचे थे। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई धाराओं में अरविंद केजरीवाल पर अमेठी जिले के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे। इसी मामले के लिए सोमवार केजरीवाल सुल्तानपुर के दीवानी कोर्ट पहुंचे थे, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसीना हिल्स इलाके में साउथ ब्लॉक स्थित अपने मंत्रालय के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और कामकाज के माहौल का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि राजनाथ सिंह कार्यालय के कई विभागों में गए और वहां स्वच्छता, कामकाज के माहौल का जायजा लिया। साथ ही कर्मचारियों के साथ बातचीत की। वहीं रक्षा मंत्री ने जहां कहीं सुधार की जरूरत महसूस हुई, उसके लिए उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव राजकुमार और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी थे। रक्षा मंत्री ने कामकाज के साथ साथ कार्यालय में साफ सफाई का भी जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने कार्यालय में
अधूरे पड़े कामों पर भी कर्मचारियों से सवाल किए और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सेना के कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने हमारे सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए और उच्च गुणवत्ता और मूल्य प्रभावी हथियार व्यवस्था के उत्पादन के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2020 और 2021 के दौरान एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां देखी गई हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन का क्षेत्र आज नई उड़ानें भरने के लिए तैयार है। मैं अपने रक्षा उद्योग को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही प्रियंका ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यूपी में 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो मुफ्त होगा 10 लाख तक इलाज सरकारी। इससे पहले कल एक अखबार की खबर शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, मोदी जी की सरकार ने जनता को कष्ट देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में, सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं, पेट्रोल के रेट एक साल में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और टीडीपी कार्यालय और टीडीपी नेताओं के खिलाफ हमलों की व्यापक जांच की मांग की। बैठक के दौरान नायडू ने आंध्र प्रदेश में हो रही गतिविधियों को लेकर राष्ट्रपति को 8 पेज की रिपोर्ट सौंपी और राज्य में बड़े पैमाने पर ड्रग माफियाओं के सक्रिय होने का आरोप भी लगाया। नायडू ने राष्ट्रपति से कहा कि 19 अक्टूबर को राज्य में हुए हमले में टीडीपी के दफ्तरों और पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश के डीडीपी को सत्तारूढ़ वाईएसआरपी के साथ उनके संबंधों के लिए वापस बुलाने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया। उसके अलावा उन्होंने राज्य में आर्टिकल 356 और राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लगातार ड्रग्स पर नकेल कसने के लिए एनसीबी छापेमारी कर रही है। अब आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। समीर वानखेड़े ने ये चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी है जब आर्यन खान ड्रग्स केस में मुख्य गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। आर्यन खान ड्रग्स मामले में आज एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस मामले के प्राइम विटनेस केपी गोसावी के बॉडीगार्ड ने बड़ा खुलासा किया। बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने नोटरीकृत हलफनामे में बताया कि एनसीबी के दफ्तर में पंचनामा पेपर बताकर खाली कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए, जबकि उसे क्रूज ड्रग्स मामले में हुई गिरफ्तारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। प्रभाकर क्रूज ड्रग्स रेड मामले में केपी गोसावी के अलावा एक और विटनेस है। प्रभाकर ने बताया कि वह किरण गोसावी के पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। क्रूज पार्टी रेड के वक्त वह गोसावी के साथ थे। प्रभाकर का कहना है कि इस घटना के बाद से जब से किरण गोसावी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, तब से उनकी जान को खतरा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे सोमवार को एनसीबी के सामने पेश नहीं हुई। अनन्या पांडे को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अनन्या को सुबह 11 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचना था। हालांकि उन्होंने निजी कारणों से आगे की तारीख तय करने के लिए एनसीबी से रिक्वेस्ट की है। वहीं एनसीबी ने भी अनन्या के इस आग्रह को मान लिया है। एनसीबी अब नई तारीख के लिए समन जारी करेगा, तब अनन्या पांडे उस तारीख को पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर में पेश होंगी। बता दें कि इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को एनसीबी ने अनन्या से 2 और 4 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान अनन्या के पापा और बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे भी एनसीबी के ऑफिस में मौजूद रहे थे। देश में हर दिन करीब 15,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया। पिछले 24 घंटों में 14,306 नए कोरोना केस आए और 443 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 18,762 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 4,899 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,41,89,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,54,712 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,45,67,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से कम है। कुल 1,67,695 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आ रही है, जिसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक कोविड-19 रोधी टीके की 107 करोड़ 22 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पास टीकों की 12 करोड़ 75 लाख से अधिक खुराक हैं, जिनका अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के जरिए और प्रत्यक्ष राज्य खरीदारी श्रेणी के तहत अब तक कोविड-19 रोधी टीके की कुल 1 अरब से ज्यादा खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज फिजिकल मोड में चल रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि दुर्गा पूजा के बाद स्कूल खोले जाएंगे। वहीं अब सीएम ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य में 15 नवंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना स्कूलों के लिए अनिवार्य किया गया है। सीएम ने सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या में आयोजित की गई प्रशासनिक बैठक के दौरान 15 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए हैं, जहां से उन्होंने सिलीगुड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और स्कूल खोलने की घोषणा की। दिल्ली हाईकोर्ट में 227 भारतीय और अफगानिस्तान में फंसे भारतीय मूल के हिंदू और सिखों की तरफ से संबंधित एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिखों को तालिबान की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने तत्काल निकासी, ई वीजा जारी करने और भारत में सुरक्षित वापसी की मांग की है। याचिकाकर्ता का नाम परमिंदर पाल सिंह है और वे सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं। बता दें कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। कई देशों ने ऑपरेशन चलाया और अपने नागरिकों को वहां से निकाला। भारत भी इसमें शामिल रहा। दिवाली से पहले भारतीय सराफा बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन के मुकाबले आज सोमवार को सोना और चांदी दोनों के रेट में
बढ़ोतरी हुई है। देश भर में धनतेरस के मौके पर आभूषण खरीदने का रिवाज भी है, लिहाजा जानकारों के मुताबिक धनतेरस तक सोने चांदी की कीमतों में और भी उछाल देखा जा सकता है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज की सुबह 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने के रेट में 243 रुपए की बढ़त देखने को मिली। इसके साथ ही 24 कैरेट सोने का रेट बढ़कर 48,048 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। इस दौरान विजेताओं को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सम्मान के रूप में कुछ जरूरी चीजें देकर और इनाम की राशि देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अभिनेता मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को बेहतरीन अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। आपको बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को इस इवेंट में बेस्ट फिल्म के तौर पर सम्मानित किया गया, जिसे लेने के लिए निर्देशक नितेश तिवारी मंच पर पहुंचे। बता दें कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा मार्च 2021 में की गई थी। इस फंक्शन में कंगना अपने मां और पिता के साथ अवार्ड लेने पहुंची थी। तो वहीं रजनीकांत को भी 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान विज्ञान भवन में मौजूद सभी लोगों ने उनके लिए खड़े होकर तालियां भी बजाई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।